नमस्ते और एसजी पर आपका फिर से स्वागत है, जहां एसजी आपका पर्सनल एआई ट्यूटर बनकर कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप समझने में मदद करता है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सोशल साइंस यानी सीबीएसई क्लास 10 का चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। ये हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट्स का, इसलिए आराम से बैठिए। अगर नोटबुक पास हो तो अच्छा, लेकिन आप इसे पैसिवली सुनकर भी रिवाइज कर सकते हैं। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जयपुर की स्टूडेंट अनन्या को लगता था कि वाटर स्कैरसिटी सिर्फ डेजर्ट एरियाज की प्रॉब्लम है। इस एपिसोड के बाद वह समझ पाई कि हैवी रेनफॉल वाले सिटीज भी पोल्यूशन और अनइक्वल एक्सेस के कारण स्कैरसिटी फेस कर सकते हैं। हम फ्रेश वाटर, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, स्कैरसिटी कॉजेस, एग्रीकल्चर और सिटीज का प्रेशर, मल्टीपर्पज डैम्स, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, जल जीवन मिशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और बैम्बू ड्रिप इरिगेशन कवर करेंगे। बीच बीच में क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स होंगे। और सुनते समय सिर्फ फैक्ट्स कलेक्ट मत करना। हर मेजर आइडिया पर अपने आप से पूछना, इसका कारण क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, और क्या मैं इसे 30 वर्ड्स या 120 वर्ड्स के आंसर में समझा सकता हूँ। अगर कोई डाउट आए तो उसे रोक कर सोचो। आज हमारा गोल रोट मेमोराइजेशन नहीं, बल्कि चैप्टर का पूरा लॉजिक पकड़ना है। पहले लर्निंग मैप बना लेते हैं। चैप्टर की शुरुआत एक अपेरेंट पैराडॉक्स से होती है। अर्थ की सरफेस का लगभग 3/4 वाटर से कवर्ड है। वाटर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में रिन्यू भी होता रहता है। फिर स्केर्सिटी क्यों? इसके बाद हम स्केर्सिटी के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, पॉपुलेशन, इरिगेशन, इंडस्ट्रीज और अर्बन लाइफस्टाइल्स देखेंगे। फिर डैम्स और मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स के बेनिफिट्स तथा एनवायरमेंटल ड्रॉबैक्स आएंगे। अंत में लोकल, ट्रेडिशनल और मॉडर्न रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड से कंजर्वेशन का रास्ता समझेंगे। एक सेकेंड पॉज करके सोचो, अगर अर्थ पर इतना वाटर है तो यूजेबल फ्रेश वाटर कम क्यों माना जाता है? तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? हिंट ये है कि चैप्टर टोटल वाटर और ह्यूमन यूज के लिए अवेलेबल फ्रेश वाटर को अलग अलग देखता है। सही डायरेक्शन ये है कि अर्थ पर मौजूद पूरा वाटर डायरेक्टली यूजेबल फ्रेश वाटर नहीं है। चैप्टर कहता है कि केवल एक स्मॉल प्रोपोर्शन ऐसा फ्रेश वाटर है जिसे यूज किया जा सकता है। ये फ्रेश वाटर मेनली सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर से मिलता है। इसलिए आंसर में टोटल वाटर की अबंडेंस के साथ यूजेबल फ्रेश वाटर की लिमिटेड अवेलेबिलिटी जरूर लिखना। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को सिंपल चेन की तरह देखो। वाटर मूवमेंट और रिन्यूअल का एक कंटिन्यूअस साइकिल है। सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर कंटिन्यूअली रिन्यू और रिचार्ज होते हैं, इसलिए वाटर को रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। लेकिन रिन्यूएबल का अर्थ अनलिमिटेड या ऑटोमेटिकली सेफ नहीं होता। यह डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यही कॉमन कंफ्यूजन है। रिन्यूएबल रिसोर्स होने का मतलब है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू वाटर फिर से उपलब्ध हो सकता है। लेकिन अगर हम उसे ओवर एक्सप्लॉइट करें, एक्सेसिवली यूज करें या पोल्यूट कर दें, तो किसी रीजन में यूजेबल वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो सकती है। रिन्यूअल और मैनेजमेंट दोनों साथ चाहिए। क्विक रिकॉल, फ्रेश वाटर के दो मेन सोर्सेस कौन से हैं? एक बार मन में बोलो। और दूसरा क्वेश्चन, वाटर को रिन्यूएबल बनाने वाली प्रोसेस कौन सी है? अपने आंसर में सरफेस रन ऑफ, ग्राउंड वाटर और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल तीनों कीवर्ड्स जोड़ना। एग्जाम रेडी लाइन ऐसे बन सकती है। वाटर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के भीतर कंटिन्यूअसली मूव करता है। सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर प्रेसिपिटेशन तथा रिचार्ज प्रोसेसेस से रिन्यू होते रहते हैं। इसलिए वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है। लेकिन यूजेबल फ्रेश वाटर का प्रोपोर्शन छोटा है, इसलिए कंजर्वेशन और मैनेजमेंट आवश्यक है। अब चैप्टर का सेंट्रल क्वेश्चन, वाटर स्कैरसिटी क्या सिर्फ लो रेनफॉल या ड्रॉट प्रोन रीजन्स में होती है? राजस्थान का इमेज नेचुरली माइंड में आता है, जहां लोग मटकास लेकर दूर से वाटर कलेक्ट करते हैं। लेकिन चैप्टर हमें इसी फर्स्ट इंप्रेशन से आगे ले जाता है। वाटर अवेलेबिलिटी स्पेस और टाइम के अनुसार वेरी करती है, क्योंकि सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन हर जगह समान नहीं होती। यह लो रेनफॉल को एक कारण बनाता है। लेकिन चैप्टर स्पेसिफिकली बताता है कि मोस्ट केसेस में स्कैरसिटी ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच अनइक्वल एक्सेस के कारण भी होती है। तो अगर किसी रीजन में एनुअल रेनफॉल हाई है, क्या वहां स्कैरसिटी इम्पॉसिबल है? नहीं। एक हाई रेनफॉल रीजन में लार्ज पॉपुलेशन हो सकती है या अवेलेबल वाटर हाईली पोल्यूटेड हो सकता है।
इसलिए स्कैर्सिटी को रेनफॉल देखकर अकेले डिसाइड करना गलत होगा। प्रिसाइसली, वाटर स्कैर्सिटी दो तरह से समझो। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में यूजेबल वाटर की मात्रा डिमांड के मुकाबले कम पड़ती है, जैसे डिप्लीशन या ओवर एक्सट्रैक्शन। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में वाटर मौजूद तो है, पर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स के कारण पॉल्यूटेड और हैजार्डस हो जाता है। एक मिनी केस सोचो, कोलकाता में हेवी डाउनपोर हो, फिर भी सिटी लाइफ डिसरप्ट हो जाए और ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम दिखाई दे। इससे क्या सीख मिलती है? रेनफॉल होना और सेफ एक्सेसिबल ड्रिंकिंग वाटर होना एक ही बात नहीं है। इस केस से दो पॉइंट्स निकलते हैं। पहला, रेनफॉल का टाइमिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है। दूसरा, फ्लड या रेन के बीच भी यूजेबल ड्रिंकिंग वाटर की कमी हो सकती है। इसी तरह हाई रेनफॉल के बावजूद पोल्यूशन वाटर स्केर्सिटी का क्वालिटेटिव फॉर्म पैदा कर सकता है। अब एक स्ट्रॉन्गर आंसर बनाते हैं। वाटर स्कैर्सिटी का अर्थ केवल वाटर की एब्सोल्यूट एब्सेंस नहीं है। ये तब भी हो सकती है जब डिमांड बहुत बढ़ जाए, एक्सेस अनइक्वल हो, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो या पोल्यूशन के कारण अवेलेबल वाटर ह्यूमन यूज के लिए अनसेफ हो जाए। ये पॉइंट मिस मत करना। अच्छा, यहाँ मैं एक छोटा क्लैरिफिकेशन जोड़ूंगा। चैप्टर लो रेनफॉल और ड्रॉट प्रोन एरियाज को इग्नोर नहीं करता। वह कहता है कि अवेलेबिलिटी सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन से प्रभावित होती है, लेकिन स्केर्सिटी इन मोस्ट केसेस केवल नेचुरल रेनफॉल पैटर्न से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। ह्यूमन प्रेशर को आंसर में जरूर शामिल करना। अब तुम्हारी टर्न। 4 सिचुएशंस में बताओ कौन स्कैर्सिटी फेस कर सकती है। हाई एनुअल रेनफॉल वाला रीजन, हाई रेनफॉल और लार्ज पॉपुलेशन वाला रीजन, हाई रेनफॉल लेकिन हाईली पॉल्यूटेड वाटर वाला रीजन, और लो रेनफॉल तथा लो पॉपुलेशन वाला रीजन। हर आंसर के पीछे एक रीजन भी सोचो। लाइकली क्लासिफिकेशन ये होगी, केवल हाई रेनफॉल अपने आप स्केर्सिटी नहीं दिखाता। हाई रेनफॉल और लार्ज पॉपुलेशन स्केर्सिटी फेस कर सकते हैं क्योंकि डिमांड बढ़ती है। हाई रेनफॉल लेकिन हाईली पोल्यूटेड वाटर वाला रीजन क्वालिटेटिव स्केर्सिटी फेस कर सकता है। लो रेनफॉल और लो पॉपुलेशन वाला रीजन भी स्केर्सिटी फेस कर सकता है क्योंकि रेनफॉल कम है, पर कॉन्टेक्स्ट को ध्यान से एक्सप्लेन करना। अब पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर की तरफ चलते हैं। बड़ी पॉपुलेशन को डोमेस्टिक यूज के लिए वाटर चाहिए, लेकिन सिर्फ पीने और घर के काम के लिए नहीं। ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन चाहिए और ड्राई सीजन एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन बढ़ाई जाती है। यही प्रेशर बढ़ता है। चैप्टर के अनुसार इरिगेटेड एग्रीकल्चर वाटर की लार्जेस्ट कंज्यूमर है। फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इरिगेटेड एरियाज एक्सपैंड किए जाते हैं, लेकिन इससे वाटर रिसोर्सेज ओवर एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर को वाटर सिक्योरिटी से अलग नहीं पड़ना चाहिए। पॉपुलेशन प्रेशर, फूड डिमांड और इरिगेशन एक कनेक्टेड चेन बनाते हैं। फार्मर्स वेल्स और ट्यूब वेल्स का उपयोग प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए करते हैं। इमीडिएट बेनिफिट साफ है, लेकिन लॉन्ग टर्म क्वेश्चन पूछो। अगर ग्राउंड वाटर लगातार पंप किया जाए तो क्या होगा? तुम्हारा आंसर ग्राउंड वाटर लेवल्स के बारे में होना चाहिए। ओवर पंपिंग से फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स हो सकते हैं। इसका इफेक्ट वाटर अवेलेबिलिटी पर पड़ता है और फूड सिक्योरिटी भी एडवर्सली इफेक्ट होती है। इसलिए चैप्टर ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स और ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स डेवलप करने की जरूरत बताता है। यह एग्रीकल्चर को कंजर्वेशन के साथ जोड़ने वाला इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। यहाँ एक मिसकंसेप्शन चेक। क्या हर वेल या ट्यूब वेल अपने आप हार्मफुल है? ऐसा ब्लैंकेट स्टेटमेंट मत लिखना। चैप्टर का फोकस अनकंट्रोल्ड ओवर एक्सप्लॉयटेशन पर है। इरिगेशन प्रोडक्शन बढ़ा सकती है, पर अगर ग्राउंड वाटर रिचार्ज और कंजर्वेशन का ध्यान ना हो तो डिप्लीशन और फूड इनसिक्योरिटी का रिस्क बढ़ता है। एग्जाम में कॉज इफेक्ट आंसर के लिए एरोस की तरह सोचो। लार्ज पॉपुलेशन, more food demand, expansion of irrigation, greater extraction, falling groundwater levels, reduced water availability और फूड सिक्योरिटी पर एडवर्स इफेक्ट। ये सीक्वेंस याद करने के बजाय समझो, फिर वर्डिंग अपने आप बन जाएगी। एक सेकेंड एक्टिव रिकॉल। इरिगेटेड एग्रीकल्चर को लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर क्यों कहा गया? और चैप्टर एग्रीकल्चर को अधिक सस्टेनेबल बनाने के लिए कौन से 2 ब्रॉड डायरेक्शन सुझाता है? पहले खुद आंसर दो, फिर आगे सुनो। क्योंकि ड्राई सीजन एग्रीकल्चर और हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए बड़े इरिगेटेड एरियाज को वाटर चाहिए।
सजेस्टेड डायरेक्शंस हैं ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स और ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स। आंसर में ये भी दिखाओ कि एम केवल प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं बल्कि वाटर रिसोर्सेज पर प्रेशर कम करना है। अब सीन बदलते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ने अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई, लेकिन वाटर और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ी। लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज, एमएनसी यूनिट्स, डेंस अर्बन सेंटर्स और मॉडर्न अर्बन लाइफस्टाइल्स ने एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर प्रेशर डाला। इंडस्ट्रीज हैवी यूजर्स ऑफ वाटर हैं और उन्हें पावर भी चाहिए। चैप्टर बताता है कि इस एनर्जी का बहुत सा हिस्सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आता है, यानी वाटर डिमांड और एनर्जी डिमांड इंटरकनेक्टेड है। अर्बन सेंटर्स में बड़ी और डेंस पॉपुलेशन इस प्रेशर को और बढ़ाती है। हाउसिंग सोसाइटीज और कॉलोनीज में ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस का एग्जाम्पल इसी कनेक्शन को एवरीडे एक्सपीरियंस से दिखाता है। जब हर एरिया अपनी जरूरत के लिए ग्राउंड वाटर पंप करता है तो इंडिविजुअल कन्वीनियंस कलेक्टिव डिप्लीशन में बदल सकती है। यहाँ क्वांटिटी और मैनेजमेंट दोनों को साथ पढ़ना है। और सिटी में वाटर स्केर्सिटी का एक और कारण अनइक्वल एक्सेस है। किसी सिटी के पास वाटर रिसोर्सेज सफिशिएंट हो सकते हैं, फिर भी सभी सोशल ग्रुप्स को समान, सुरक्षित और रिलायबल एक्सेस ना मिले। इसलिए आंसर में पॉपुलेशन, लाइफस्टाइल, इंडस्ट्री, ग्राउंड वाटर पंपिंग और अनइक्वल एक्सेस जैसे कीवर्ड्स उपयोगी हैं। क्विक क्वेश्चन, अगर सिटी में ग्राउंड वाटर अवेलेबल है तो क्या स्कैरसिटी खत्म हो जाएगी? नहीं, क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन से डिप्लीशन हो सकता है और पोल्यूशन से वाटर अनसेफ हो सकता है। अवेलेबिलिटी को एक्सेस और क्वालिटी से अलग करके मत लिखना। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं, वाटर अबंडेंस, रिन्यूएबल साइकिल और ह्यूमन क्रिएटेड स्केर्सिटी का पैराडॉक्स। एक लाइन में कहो, वाटर रिन्यूएबल है पर यूजेबल वाटर लिमिटेड और अनइवनली एक्सेसिबल है, इसलिए एक्सेसिव यूज और पोल्यूशन स्केर्सिटी पैदा कर सकते हैं। यही एडजी का एक्टिव रिकॉल वाला तरीका नेचुरली यूजफुल है। किसी एग्जैक्ट डाउट को क्वेश्चन की तरह लिखो, जैसे हाई रेनफॉल के बावजूद स्कैरसिटी कैसे? फिर आंसर को कॉज और इफेक्ट में तोड़ो। एडजी में ऐसा डाउट स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर किया जा सकता है, बिना सिर्फ फाइनल लाइन रटने के। अब कॉन्जर्वेशन और मैनेजमेंट पर आते हैं। हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि एंशिएंट इंडिया में सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, जैसे स्टोन रबल डैम्स, रिजर्वॉयर्स या लेक्स, एम्बैंकमेंट्स और इरिगेशन कैनाल्स। इसका मतलब वाटर मैनेजमेंट की ट्रेडिशन नई नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स याद रखो। श्रृंगावेरापुरा के वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, चंद्रगुप्त मौर्य के समय डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम्स कलिंगा, नागार्जुनाकोंडा, बेन्नूर और कोल्हापुर में इरिगेशन वर्क्स, भोपाल लेक और इल्तुतमिश द्वारा हाउस खास टैंक। एग्जाम्पल्स का पर्पस हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी दिखाना है। मॉडर्न इंडिया में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी वाटर मैनेजमेंट से जुड़ी हैं। जल जीवन मिशन का गोल रूरल हाउसहोल्ड्स को अश्योर्ड सप्लाई ऑफ पोर्टेबल पाइप्ड वाटर देना है, टैप कनेक्शंस की फंक्शनैलिटी के साथ। एग्जाम में इसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और रूरल हाउसहोल्ड से जोड़कर लिखना। अटल भूजल योजना का चैप्टर कॉन्टेक्स्ट भी कम्युनिटी बिहेवियर पर जोर देता है। वाटर स्ट्रेस ग्राम पंचायत में एटीट्यूड को कंजम्पशन से कंजर्वेशन और स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट की ओर बदलना इसका की एस्पेक्ट है। यानी केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कम्युनिटी बिहेवियर भी जरूरी है। एग्रीकल्चर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ब्रॉड फोकस फर्म तक वाटर एक्सेस, अश्योर इरिगेशन, ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी और वेस्टेज कम करना है। इसका फेमिलियर फ्रेज है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसे सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस के साथ जोड़कर समझो। अब सोचो, वाटर कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? केवल फ्यूचर में पानी बचाने के लिए नहीं। चैप्टर हेल्थ हैजर्ड से प्रोटेक्शन, फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड्स, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज और नेचुरल इकोसिस्टम्स की प्रोटेक्शन से इसे जोड़ता है। इसलिए कंक्लूजन में इकोलॉजिकल बैलेंस और कम्युनिटी एफर्ट लिखना स्ट्रांग रहेगा। अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन और मिसमैनेजमेंट जारी रहे तो रिसोर्स इम्पॉवरिश हो सकता है और इकोलॉजिकल क्राइसिस पैदा हो सकती है। ये क्राइसिस ह्यूमन लाइफ को प्रोफाउंडली इम्पैक्ट कर सकती है। इसलिए सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं, चैप्टर का फाइनल मैसेज है। अब डैम्स की डेफिनेशन पर आते हैं।
एक डैम फ्लोइंग वाटर के अक्रॉस बनाया गया बैरियर है जो फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट, डायरेक्ट या रिटार्ड करता है और अक्सर रिजर्वॉयर, लेक या इम्पाउंडमेंट बनाता है। एग्जाम में बैरियर और रिजर्वॉयर दोनों आइडियाज क्लियर रखना। ट्रेडिशनली डैम्स रिवर्स और रेन वाटर को इंपाउंड करके बाद में एग्रीकल्चरल फील्ड्स की इरिगेशन के लिए बनाए जाते थे। आज डैम्स के यूजेस बढ़ गए हैं। इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन और फिश ब्रीडिंग। इसी कारण इन्हें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। एक क्विक रिकॉल, अगर क्वेश्चन पूछे कि डैम मल्टीपर्पज क्यों है, तो केवल इरिगेशन मत लिखना, मल्टीपल यूजेस की लिस्ट और इंटीग्रेटेड वाटर यूज का आइडिया देना। वाटर को अलग अलग पर्पसेस के लिए कोऑर्डिनेट करके उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से बात मजबूत होती है। सतलुज ब्यास रिवर बेसिन में भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट हाइडल पावर प्रोडक्शन और इरिगेशन दोनों से जुड़ा है। महानदी बेसिन का हीराकुंड प्रोजेक्ट वाटर कंजर्वेशन को फ्लड कंट्रोल के साथ इंटीग्रेट करता है। ऐसे एग्जाम्पल्स कंपैरिजन आंसर में उपयोगी हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का व्हीकल माना गया। जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा क्योंकि उनसे एग्रीकल्चर, विलेज इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बन इकोनॉमी को जोड़ने की उम्मीद थी। इस हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट को एनवायरमेंटल क्रिटिसिज्म से अलग पहचानना। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट भी चैप्टर का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये नर्मदा रिवर पर गुजरात में बना है और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान से संबंधित है। इसका उद्देश्य ड्रॉट प्रोन और डेजर्ट एरियाज को वाटर सप्लाई तथा इरिगेशन सपोर्ट देना है। यहाँ मैं पूछूंगी, क्या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब ऑटोमेटिकली परफेक्ट प्रोजेक्ट है? नहीं। चैप्टर बेनिफिट्स के साथ ऑपोजिशन और स्क्रूटिनी के रीजंस भी देता है। यही बैलेंस्ड आंसर राइटिंग है। पहले यूजेस, फिर इकोलॉजिकल और सोशल कंसर्न्स और अंत में सस्टेनेबल मैनेजमेंट की जरूरत। अब प्रोजेक्ट के डिसएडवांटेजेस को सिस्टमैटिकली समझते हैं। रिवर्स को रेगुलेट और डैम करने से नेचुरल फ्लो प्रभावित होता है। सेडिमेंट फ्लो पूर हो सकता है और रिजर्वॉयर के बॉटम पर एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो सकती है। इससे स्ट्रीम बेड्स, रॉकियर और एक्वाटिक लाइफ के हैबिटेट्स पूरर हो सकते हैं। डैम्स रिवर्स को फ्रैगमेंट भी करते हैं। इससे एक्वाटिक फौना का माइग्रेशन डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली स्पॉनिंग के लिए। रिजर्वोर्स फ्लड प्लेन्स पर बनते हैं, तो एग्जिस्टिंग वेजिटेशन और सॉइल सबमर्ज होकर समय के साथ डिकम्पोज हो सकते हैं। यह पॉइंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के आंसर में जरूर जोड़ना। इरिगेशन के कारण क्रॉपिंग पैटर्न भी बदल सकता है। फार्मर्स वाटर इंटेंसिव और कमर्शियल क्रॉप्स की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। इसका इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस सॉइल सैलिनाइजेशन हो सकता है। इसलिए इरिगेशन को हमेशा पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरह वन साइडेड मत लिखना, उसके इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। एक चैलेंजिंग क्वेश्चन, फ्लड्स कंट्रोल करने के लिए बनाए गए डैम्स कभी फ्लड्स ट्रिगर कैसे कर सकते हैं? चैप्टर का आंसर सेडिमेंटेशन है। रिजर्वॉयर में सेडिमेंट जमा होने से स्टोरेज और फ्लो मैनेजमेंट प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही एक्सेसिव रेनफॉल के समय बिग डैम्स फ्लड कंट्रोल में मोस्टली सक्सेसफुल नहीं रहे। फर्दर इम्पैक्ट्स में सॉइल इरोजन, फ्लड प्लेन्स को नेचुरल फर्टिलाइजिंग सिल्ट से वंचित होना, लैंड डिग्रेडेशन, पॉसिबल अर्थक्वेक्स, वाटर बोर्न डिजीजेज, पेस्ट्स और पोल्यूशन शामिल हैं। इन पॉइंट्स को बस लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि रिवर रेगुलेशन, सेडिमेंटेशन और एक्सेसिव वाटर यूज के कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में कनेक्ट करना। अब बैलेंस्ड कंपैरिजन बोलो। एडवांटेजेस, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सप्लाई, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, नेविगेशन और फिश ब्रीडिंग। कंसर्न्स, डिस्प्लेसमेंट और लाइवलीहुड लॉस का आर्ग्यूमेंट एक्सरसाइज में आता है। साथ में हैबिटेट डिग्रेडेशन, डिसरप्टेड सेडिमेंट फ्लो, माइग्रेशन बैरियर्स, सैलिनाइजेशन और वाटर बॉर्न प्रॉब्लम्स। एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन अगर कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स पूछे तो इंट्रोडक्शन में इंटीग्रेटेड यूजेस, बॉडी के पहले भाग में बेनिफिट्स, दूसरे भाग में इकोलॉजिकल इफेक्ट्स और कंक्लूजन में केयरफुल सस्टेनेबल मैनेजमेंट लिखो। यही स्ट्रक्चर 120
WORD आंसर को फोकस्ड रखेगा। अब लार्ज डैम से हटकर ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ आते हैं। कई लोगों ने महसूस किया कि राइजिंग रेजिस्टेंस और डिसएडवांटेजेस के बीच वाटर हार्वेस्टिंग सोशियो इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली वायबल ऑल्टरनेटिव हो सकती है। ट्रेडिशनल सिस्टम्स लोकल रेनफॉल, सॉइल और इकोलॉजिकल कंडीशंस के हिसाब से बने थे। रीजनल डाइवर्सिटी यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न हिमालयज में गुल्स या कुल जैसे डाइवर्शन चैनल्स एग्रीकल्चर के लिए बनाए गए। बंगाल के फ्लड प्लेन्स में इनंडेशन चैनल्स इरिगेशन के लिए उपयोग हुए। एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में खदिन्स और जोहाज जैसे रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बनाए गए। राजस्थान में एग्रीकल्चरल फील्ड्स को रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स की तरह यूज किया जाता था ताकि वाटर स्टैंड करे और सॉइल मॉइस्ट रहे। बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में अंडरग्राउंड टैंक्स या टैंकार्स ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करने के लिए बनाए जाते थे। लोकल कंडीशंस ने मेथड डिसाइड किया। टांग का रूफटॉप हार्वेस्टिंग से जुड़ा था। स्लोपिंग रूफ से पाइप के जरिए रेन वाटर अंडरग्राउंड टैंक में जाता था। फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन सामान्यतः कलेक्ट नहीं किया जाता था क्योंकि वह रूफ और पाइप्स को क्लीन करता था। सब्सिक्वेंट शावर्स का वाटर स्टोर किया जाता था। एक सेकेंड चेक। फर्स्ट रेन वाटर को क्यों छोड़ा जाता था? क्योंकि वह रूफ्स और पाइप्स की सफाई कर सकता था। यह छोटा डिटेल 120 WORD राजस्थान आंसर को प्रिसाइज बना सकता है। साथ ही टांका समर में रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर सोर्स बनता था जब दूसरे सोर्सेज ड्राई हो जाते थे। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बेसिक फ्लो याद करो। रूफ पर गिरा रेन वाटर पाइप से कलेक्ट होता है, सैंड और ब्रिक से फिल्टर किया जाता है, अंडरग्राउंड पाइप वाटर को सम तक ले जाता है और एक्सेस वाटर वेल में जाकर अंडरग्राउंड रिचार्ज में मदद कर सकता है। राजस्थान के अलावा शिलोंग का एग्जाम्पल पैराडॉक्स दिखाता है। चेरापूंजी और मौसिनराम के पास बहुत हाई रेनफॉल है, फिर भी शिलोंग अक्यूट वाटर शॉर्टेज फेस करता है। इसलिए रूफटॉप हार्वेस्टिंग वहाँ कॉमन प्रैक्टिस है और हाउसहोल्ड्स की वाटर रिक्वायरमेंट का एक हिस्सा इससे पूरा होता है। तमिलनाडु ने सभी हाउसेज में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स कंपलसरी किए। गेंडाथूर विलेज इन मैसूरू, कर्नाटक में हाउस होल्ड्स ने सिस्टम्स इंस्टॉल करके वाटर नीड्स मीट की। चैप्टर का लार्जर मैसेज यह है कि मॉडर्न एडेप्टेशंस ट्रेडिशनल नॉलेज को लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ कंटिन्यू कर सकती हैं। अब 120 WORD आंसर की प्रैक्टिस। सेमी एरिड राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे कैरिड आउट होती है? आंसर में लो रेनफॉल कॉन्टेक्स्ट, रूफटॉप कलेक्शन, पाइप्स, अंडरग्राउंड टैंकर्स, फर्स्ट रेन छोड़ना, लेटर शावर स्टोर करना, समर रिलायबिलिटी और लोकल अडेप्टेशन लिखो। बस अनरिलेटेड बेनिफिट्स जोड़कर आंसर को लंबा मत करना। मॉडर्न एडेप्टेशंस डिस्क्राइब करते समय राजस्थान के टंकास के साथ गेंडाथूर, तमिलनाडु और शिलोंग के एग्जाम्पल्स जोड़ सकते हो। मेथड का लॉजिक समान है, रेनफॉल कलेक्ट करना, फिल्टर या स्टोर करना और ज़रूरत के समय यूज या ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना। रीजन के अनुसार डिज़ाइन मिलता है। अब मेघालय की बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यह लगभग 200 YEAR OLD सिस्टम है जिसमें स्ट्रीम और स्प्रिंग वाटर को बैम्बू पाइप से प्लांट्स तक पहुंचाया जाता है। ग्रेविटी की मदद से हिल टॉप्स के पेरिनियल स्प्रिंग से लोअर रीचेस तक वाटर डाइवर्ट किया जाता है। इस सिस्टम में बैम्बू चैनल्स कई 100 मीटर्स तक वाटर ले जा सकते हैं। फ्लो को पाइप पोजीशंस बदलकर कंट्रोल किया जाता है। लास्ट स्टेज में रिड्यूस्ड चैनल सेक्शन वाटर को प्लांट रूट्स के पास ड्रॉप्स के रूप में पहुंचाते हैं। इससे लोकल कंडीशंस के अनुसार प्रिसाइज वाटर एप्लीकेशन होती है। क्विक रिकॉल, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन में वाटर का सोर्स क्या है, ट्रांसपोर्ट किससे होता है और अंतिम डिलीवरी कहाँ होती है? सोर्स स्ट्रीम या स्प्रिंग वाटर, ट्रांसपोर्ट बैम्बू पाइप्स और फाइनल डिलीवरी प्लांट रूट्स के पास। यही 3 पार्ट आंसर काफी क्लियर है। ट्रेडिशनल मेथड्स का कंपैरिजन भी कर लेते हैं। कुल्स या गुल्स डाइवर्जन चैनल्स हैं, खादन्स और जोहाज रेनफेड स्टोरेज से जुड़े हैं। टैंकर्स अंडरग्राउंड ड्रिंकिंग वाटर स्टोरेज देते हैं। रूफटॉप हार्वेस्टिंग रूफ से वाटर कलेक्ट करती है और बैम्बू ड्रिप इरिगेशन बैम्बू चैनल से कंट्रोल डिलीवरी करती है। अब हम फाइनल सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। पहले 3 शॉर्ट आंसर फ्रेम्स रिवाइज करेंगे,
फिर कॉमन मिस्टेक्स और एक फाइनल चैलेंज। नोटबुक हो तो हेडिंग्स लिख लो। रिन्यूएबल रिसोर्स, वाटर स्कैरसिटी, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स, राजस्थान हार्वेस्टिंग और मॉडर्न एडेप्टेशंस। क्वेश्चन 1, वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे बनता है? स्ट्रॉन्ग आंसर में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कंटिन्यूस मूवमेंट, सरफेस रन ऑफ, ग्राउंड वाटर रिन्यूअल और रिचार्ज लिखो। फिर लिमिटेशन जोड़ो कि यूजेबल फ्रेश वाटर का प्रोपोर्शन छोटा है। डेफिनेशन और लिमिटेशन साथ लिखने से आंसर कंप्लीट लगता है। क्वेश्चन 2, वाटर स्कैरसिटी और उसके मेन कॉजेस। आंसर में लो रेनफॉल और वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन के साथ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज, अनइक्वल एक्सेस, पॉपुलेशन प्रेशर, इरिगेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और पोल्यूशन शामिल करो। अगर सिर्फ ड्रॉट लिखोगे तो सेंट्रल कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। क्वेश्चन 3, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस को इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सप्लाई, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, नेविगेशन और फिश ब्रीडिंग से सपोर्ट करो। डिसएडवांटेजेस में नेचुरल रिवर फ्लो, सेडिमेंट मूवमेंट, एक्वेटिक माइग्रेशन, हैबिटेट्स, सॉइल सैलिनाइजेशन, फ्लड्स, इरोजन और वाटरबोर्न प्रॉब्लम्स लिखो। एक कॉमन मिस्टेक चेक। स्टेटमेंट अगर कहे कि रेगुलेटिंग एंड डैमिंग रिवर्स नेचुरल फ्लो और सेडिमेंट फ्लो को अफेक्ट नहीं करते तो ये गलत है। करेक्ट आइडिया है कि रेगुलेशन नेचुरल फ्लो को बदल सकती है, सेडिमेंट फ्लो को पूर कर सकती है और रिवर हैबिटेट्स पर इफेक्ट डाल सकती है। दूसरी मिस्टेक, राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल के कारण वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ने के बाद रूफटॉप हार्वेस्टिंग डिक्लाइन पर है, इसलिए ये लिखना कि प्रैक्टिस पॉपुलैरिटी गेन कर रही है गलत होगा। चैप्टर ये भी बताता है कि कुछ हाउसेस टांकाज मेंटेन करते हैं क्योंकि उन्हें टैप वाटर का टेस्ट पसंद नहीं। अब फाइनल एक्टिव रिकॉल चैलेंज। बिना पीछे जाए 5 चीजें बोलो। वाटर स्कैरसिटी के 3 ह्यूमन कॉजेस, इरिगेशन का ग्राउंड वाटर पर एक इफेक्ट, मल्टीपर्पस डैम के 2 बेनिफिट्स, राजस्थान टांका का एक फीचर और मेघालय बैम्बू सिस्टम का एक फीचर। अपने आंसर को अलाउड बोलना क्योंकि टीचिंग योरसेल्फ एक्टिव रिकॉल को स्ट्रांग बनाता है। एक कॉम्पैक्ट रिकैप, अर्थ का बड़ा हिस्सा वाटर से कवर्ड है, लेकिन यूजेबल फ्रेश वाटर लिमिटेड है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाटर को रिन्यूएबल बनाता है, फिर भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज, अनइक्वल एक्सेस, पॉपुलेशन, इरिगेशन, इंडस्ट्रीज, अर्बनाइजेशन और पोल्यूशन स्केर्सिटी पैदा करते हैं। मैनेजमेंट में डैम्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और लोकल कंजर्वेशन मेथड्स सभी की भूमिका है। और फाइनल मैसेज यह है कि कोई सिंगल सॉल्यूशन पर्याप्त नहीं। लार्ज प्रोजेक्ट्स कुछ नीड्स मीट कर सकते हैं, पर उनके इकोलॉजिकल इफेक्ट्स असेस करने होंगे। ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग लोकल नॉलेज देती है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कंजर्वेशन को प्रैक्टिकल बनाती है। फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, लाइवलीहुड्स और इकोलॉजिकल बैलेंस एक दूसरे से जुड़े हैं। अब कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप, अपनी नोटबुक में अपने लोकेलिटी के लिए एक छोटा वाटर कंजर्वेशन प्रपोजल लिखो। उसमें करंट वाटर नीड, पॉसिबल वेस्टेज या पोल्यूशन, रेन वाटर कलेक्शन का तरीका और कम्युनिटी एक्शन के 2 पॉइंट्स रखो। एडजी में चाहो तो इसी प्रपोजल को सोक्रेटिक क्वेश्चन से टेस्ट कर सकते हो ताकि हर पॉइंट का रीजन भी क्लियर हो। आज का सबसे इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, वाटर रिन्यूएबल है लेकिन अनलिमिटेड नहीं, और वाटर अवेलेबल होना, क्लीन और इक्वली एक्सेसिबल होना अलग बातें हैं। कॉमन स्टेक लो रेनफॉल को ही स्केर्सिटी का पूरा कारण मानना है। अब अपना 5 पॉइंट चैलेंज पूरा करो, फिर चैप्टर के आंसर्स लिखकर चेक करो। एडजी के साथ काम में रिवाइज करते रहो और अगली स्टडी सेशन में मिलते हैं।